गुड मॉर्निंग। चलिए आज की वीडियो में हम ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। पहले पार्ट में आपने जाना था कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, उसके बारे में फुल डिटेल्स हम जानकारी प्राप्त किए थे लास्ट वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम उसको जो सॉल्व करने की जो मेथड्स हैं, जो विधियां हैं, मैंने जो मेंशन किया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म हैं उनको 4-5 विधियों से हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। जैसे एक पहला बताए थे मैंने विलोपन विधि, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, फिर बृहद विधि, फिर उसके बाद अनुपातिक विधि बताया था, फिर ये ग्राफीय विधि या चित्रीय विधि बताया था। लास्ट में बताया था कि उसके लिए एक ट्रिक मेथड भी है जिसको बिल्कुल कम समय में बनाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम टोटल मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज इसी वीडियो में हम सभी विधियों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पहली विधि है जिसको हम विलोपन विधि कहेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इस विधि के माध्यम से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसको हम कैसे इजीली हैंड कर पाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये पहली विधि है विलोपन विधि। अब मैं बता दूं कि इसके पहले हम लोग जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो वो होता है ऐसा, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन का ऐसा फॉर्म था। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन का फॉर्म था। अब देखिएगा मुद्दा यहाँ पे ये है कि प्रत्येक समीकरण में दो दो ये चर राशियां हैं। जैसे पहले में भी एक्स वाई है, दूसरे में भी एक्स वाई है। तो अगर किसी खास चर का मान निकालना है तो समीकरण में किसी न किसी एक चर को हमको हटाने की आवश्यकता है। जब तक समीकरण में दोनों चर रहेंगे तब तक केवल हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, फाइनली आंसर हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इस विधि के माध्यम से हम कैसे इन समीकरणों को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो ये पहली विधि है, पहली विधि, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लिखा गया है विलोपन विधि। विलोपन विधि का अगर इसका मतलब बाय वर्ड देखा जाए, शाब्दिक अर्थ देखा जाए, तो विलुप्त कर देना होता है, मतलब खत्म कर देना। अब किसको खत्म कर देना, तभी मैंने मेंशन किया कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, जब तक दो चर रहेंगे तब तक किसी का हम मान नहीं निकाल सकते हैं, किसी एक को विलुप्त करने की आवश्यकता है। तो कैसे विलुप्त करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। जैसे ये एग्जाम्पल में मैंने क्वेश्चन मेंशन कर दिया है पहले, और इसी क्वेश्चन को प्रत्येक विधि से बनाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 लिखा गया है। फिर से 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 31 लिखा गया है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब ये 17 है, इसको इधर भी ला सकते हैं, 31 है, इसको इधर भी ला सकते हैं, कोई मुद्दा नहीं है। तो विलोपन विधि में किसी एक चर को हमको क्या कर देना है, खत्म कर देना है, हटा देना है, विलुप्त कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। अब देखिएगा यहाँ पे, जिसे समीकरण यहाँ पे हम साथ साथ बढ़ाते चलते भी हैं। तो जो गिवन इक्वेशंस हैं, दिए गए समीकरण हैं, ये ऐसे, ये आपका है 2x प्लस 3y इक्वल टू 17, ये इक्वेशन फर्स्ट है। फिर है 4x प्लस 5y इक्वल टू 31, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब देखिएगा, इस विधि में सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको ये स्टेप फर्स्ट सोचना है कि किसी एक चर को क्या कर लेना है हमको, मतलब उसको विलुप्त कर देना है, हटा देना है। तो सबसे पहले आपको ये चर मेंशन करना पड़ेगा कि आप किसको हटाना चाह रहे हैं, एक्स को हटाना चाह रहे हैं कि वाई को हटाना चाह रहे हैं। अब जो भी आपको जो अच्छा लगे, जो इजी लगे, उसको आप मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम इसमें एक्स को मानना चाहते हैं, मतलब हटाना चाहते हैं। तो एक्स हटाने के लिए अब देखिए, दो चर राशियां एक दूसरे को काट देंगी, एक घट करके जीरो हो जाएंगी। कब, जब उनके साइन क्या हो, अपोजिट हो या एक जैसे हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उनके गुणांक, जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये उनके गुणांक क्या होने चाहिए, ये इक्वल होने चाहिए। गुणांक क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब देखिए मैंने मेंशन क्या किया, यहाँ पे x को मेंशन किया, यहाँ भी x को मेंशन किया। तो पहले इक्वेशन में
x का गुणांक कितना है 2 है, जबकि दूसरे इक्वेशन में x का गुणांक कितना है 4 है। तो कभी भी हम इसको जोड़ करके या घटा करके हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, विलुप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि इसके गुणांकों को हम इक्वल करें। अब ये तो 4 है और ये 2 है, तो 4 को 2 में बदलना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन 2 को 4 में बदलना आसान है, क्योंकि अगर 2 में 2 से गुना कर देते हैं तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। आसानी से आप बना सकते हैं। आप y को भी मेंशन करके बना सकते हैं। यहाँ देखिए y के कोएफिशिएंट 5 है, पहले इक्वेशन में 3 है, तो ये 5 ना 3 के टेबल में है, 3 5 के टेबल में नहीं है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। तो 15 करने के लिए इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, मतलब समीकरण 1 में 5 से आपको गुना करने की आवश्यकता है, जबकि दूसरे में 15 करने के लिए 3 से गुना करने की आवश्यकता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए, तो ये 4 है, तो 2 को 4 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में 2 से गुना करना है। तो आगे के प्रोसेस को हम जारी रखते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करिएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4x में, और ये हो जाएगा 6y में, और ये हो जाएगा 34 में, ऐसा हो जाएगा। अब ये आपका हो गया कितना, ये समीकरण 3 हो गया। अब देखिएगा, ये समीकरण 2 है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 31। समीकरण 3 है, मतलब पहले से ही ये कन्वर्ट हुआ, 4x प्लस 6y प्लस ये 34 हो गया। अब क्या करना है कि समीकरण 2 में से 3 को घटाइए या 3 में से 2 को घटाइए, क्योंकि दोनों के जो साइन है ना ये इक्वल है, घटाएंगे तभी जाकर के 4x को कैंसिल करेगा। अगर सपोज ये प्लस में होता ये माइनस में होता तो दोनों को केवल जोड़ देते हैं ना, तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देता। या तो ये देखिए, ये दोनों प्लस प्लस में है, तो दोनों अगर सेम साइन में हो तो उसको हमको घटा करके कैंसिल करने की आवश्यकता होती है। अगर डिफरेंट साइन में है तब जोड़ देंगे तभी कैंसिल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हम इसको मेंशन करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको दिखाई देगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 2 को ही घटा लेते हैं 3 में से, 2 को 3 में से घटाने पर। अब देखिएगा यहाँ पे तो कितना है आपका 3 नंबर जो इक्वेशन है ये है आपका 4x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना है 34 है, और ये कितना है आपका 4x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है 31 है। अब चलिए इसको हम घटाते हैं। अभी यहाँ घटाया ना, तो घटाते हैं तो क्या होता है, साइन पूरा क्या हो जाता है चेंज, मतलब प्लस है तो माइनस माइनस, और यहाँ भी नहीं है प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है a प्लस बी माइनस सी, अगर इसको घटाते हैं किसी राशि में से, तो मैंने ऐसे नहीं लिखा, ये कॉलम रूप में लिख दिया, बात वही है। तो कैसे करते हैं, ये माइनस हो जाता है, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह आपको समझने की आवश्यकता है। तो क्या करते हैं, अब देखिए जैसे इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 6y में से 5y गया तो कितना हो जाएगा y इस इक्वल टू कितना हो गया, और ये 34 में से 31 गया तो ये बच गया 3। दैट मीन y का वैल्यू कितना निकला 3 निकला। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में आप रख करके x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ y का मान समीकरण 1 में ही रख लेते हैं, 1 में रखने पर तो कितना है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 70। तो हो जाएगा 2x प्लस y का मान 3 रखिएगा तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 70, और 2x बराबर ये 70 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। सो
x इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। दैट मीन हम लिख सकते हैं अतः x का वैल्यू 4 निकला जबकि y का वैल्यू 3 निकला। और ऐसे ही हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा y को भी बराबर करके बनाइएगा ना तो इजीली बन जाएगा, लेकिन ये आपको लगाने की आवश्यकता है। जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें टाइम की आपके पास स्कार्सिटी रहती है, जिसमें कम वक्त लगता है उसी काम को करना है। जिससे मैंने यहाँ पे x को क्यों चुना, क्योंकि x में केवल पहले समीकरण में 2 से गुना कर देना था तो ये काम बन गया। जबकि अगर y को चुनते ना तब पहले वाले में भी 5 से गुना करना होता और दूसरे वाले में 3 से गुना करना होता, तो डबल वर्क करना पड़ता, प्लस टाइम भी इनकेल हो जाता है। इसलिए आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि कौन ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है मेरे लिए टाइम के संदर्भ में, वही काम करेंगे। तो विलोपन विधि में यही है, किसी भी एक चर को आपको सबसे पहले दिमाग में सेट कर लेना है, उसके बाद उसके गुणांकों पर फोकस करना है कि गुणांक इक्वल है कि नहीं है। इक्वल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल नहीं है ऐसे जब विलोपन विधि के लिए देता है तो गुणांक इक्वल करके कभी नहीं देगा। तो आपको इक्वल करना है, या भाग करिए या गुना करिए, जैसे भी हो। इक्वल करने के बाद अब आपको देखना है कि साइन इक्वल है कि साइन डिफरेंट टाइप का है। तो अगर साइन दोनों का साइन सेम है तो उसको घटा करके करना पड़ेगा कैंसिल। अगर डिफरेंट टाइप का है तो जोड़ दीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये पहली विधि हुई विलोपन विधि। आइए इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। चलिए हम दूसरी विधि पर फोकस करते हैं, प्रतिस्थापन विधि पे। किस पे? प्रतिस्थापन विधि पे। ये बिल्कुल आसान है, कोई मुद्दा नहीं है। देखिए जो बच्चे इक्वेशन ये चलाना जानते हैं, जिनका बेसिक कैलकुलेशन बेहतर है, उनके लिए मैथ्स, मैंने हर वीडियो में ये बात को डिस्कस किया है कि मैथ्स उनके लिए बिल्कुल आसान होता है। लेकिन जिनका ये कैलकुलेशन जो होता है, फंडामेंटल कैलकुलेशंस जिनका बेहतर नहीं होता है, उनके लिए मैथ्स अभी भी नहीं कभी भी उनके लिए हार्ड है और हार्ड ही बना रहेगा। इसलिए बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मैथ्स पर पूरा फोकस करें। और आपको कन्फ्यूजन है कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, फंडामेंटल कैलकुलेशंस को लेकर के, तो उसको जैसे भी हो जहाँ से मिले उसको आप बनाने की कोशिश करें। क्योंकि मैथ्स यूँ समझो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैथ्स के बिना हमको नहीं लगता है कि कुछ अच्छा हो पाता है लाइफ में, मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि मैथ्स बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए कुछ खास ही है इम्पोर्टेंट। अब देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से इसी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो बात वही है, उसी समीकरण को हमको मतलब टोटल मेथड से बनाने की कोशिश करना है। तो अभी जस्ट विलोपन विधि से पढ़ा, प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाएंगे। देखिए लिखा गया है वर्ड से प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन दैट मीन सब्स्टिट्यूट करना, मतलब प्रतिस्थापित करना, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ में रख देना। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले बिल्कुल आसान है। आप किसी एक समीकरण को लेते हैं, या तो समीकरण फर्स्ट को लीजिए या समीकरण सेकंड को लीजिए, और उस समीकरण से फाइनली किसी एक चर का मान फाइनली फाइंड आउट कर लीजिए। या तो x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल करके उसको समीकरण 3 बनाइए, और इसका मान समीकरण 2 में रख लीजिए। चाहे x का मान रखिए या y का मान, आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। बात कहने से ज़्यादा समझ में आती है जब उसको प्रैक्टिस करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले ये गिवन समीकरण, इक्वेशंस मतलब दिए गए समीकरण है। आपको बच्चों मैं बता दूं कि जो एग्जाम्स देते हैं ना, अगर उसमें मैथमेटिक्स के एग्जाम में और साइंस के एग्जामिनेशन में अगर आप इंग्लिश वर्ड्स को भी मेंशन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये प्लस पॉइंट्स है। क्योंकि ये जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, वो भी बच्चों के जो क्या बोलते हैं अंदर का जो नेचर है, हाइपोथेसिस है, उनकी इंपॉर्टेंस को भली भांति समझना जानते हैं और वो चाहते भी हैं। तो इस अनुसार वो मतलब मार्किंग में कुछ आपके लिए प्लस पॉइंट कर देते हैं। तो इसलिए एग्जामिनेशंस में आप इंग्लिश वर्ड्स को भी मेंशन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए गिवन इक्वेशंस जो है, पहला इक्वेशन है ये, सेकेंड इक्वेशन है ये। अब हम एक पहले वाली समीकरण को ही चूज करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण इतना से, ठीक है, समीकरण पहले से। सबसे हम क्या करते हैं कि फाइनली x का मान ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। ओके, अब ये हो जाएगा 2x प्लस 17 माइनस 3y हो गया। अब चलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 17 माइनस 3y इस बाई कितना हो जाएगा 2, और ये फाइनली आपका समीकरण कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, अभी जस्ट मैंने बताया x का मान मैंने फाइनली फाइंड आउट कर लिया।
या आप y का भी मान फाइनली फाइंड आउट कर सकते थे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई मुद्दा नहीं है। अब क्या करना है यहाँ पे, इस x का जो वैल्यू है, x का जो मान है, समीकरण सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देना है, रख देना है। क्योंकि आप समीकरण एक में क्यों नहीं रखेंगे, समीकरण एक से ही तो इसको निकाले हैं, इसी का ये सेकेंड फॉर्म है, चलाया है। तो अब इसका मान हम एक में ना रख करके किस में रखेंगे, नेक्स्ट वाले समीकरण में रखेंगे। तो लिखेंगे अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आपका दो समीकरण कितना है, 4x प्लस कितना है 5y प्लस 31 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 देखिए x की जगह पर इतना है, मतलब 17 माइनस 3y बाई 2 आया है। चलिए प्लस 5y इज इक्वल टू 31। कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 17 दूना कितना हो जाएगा 34, और ये माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 31। अब देखिएगा ये माइनस 6y है प्लस 5y है, तो फाइनली माइनस y हो जाएगा, और ये माइनस 31 है, ये जाएगा तो माइनस 34 हो जाएगा। दैट मीन ये माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट गया, इसलिए आपका y का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में आप, क्योंकि यहाँ x का मान फाइनली निकाले हैं, इसलिए y का मान आप समीकरण 3 में रख के ही आप x का मान निकाल सकते हैं। आइए हम यहीं पर इसका भी मान निकाल देते हैं। प्लीज़ की स्कार्सिटी है, थोड़ा सा लिखेंगे। यहाँ y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड में रखिएगा तो आपका x बराबर कितना है, x बराबर है 17 माइनस 3y बाई 2 इज इक्वल टू 7 माइनस, और ये 3 का मान कितना है, 3 तो 3 3 9 हो जाएगा बाई 2 इज इक्वल टू 17 में से 9 गया 8 बाई 2 कट के हो जाएगा 4। दैट मीन मतलब अतः x का वैल्यू ये 4 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया, और ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे हम बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि में, बिल्कुल आसान चीज़ है। जैसे आप x का पूरा फाइनली मान निकाले थे, आप y का भी मान ऐसे निकाल सकते थे। जैसे मान लो कि ये है, तो यहाँ पर हम बता देते हैं, यहाँ पे 2x है प्लस 3y है 17 है, तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। 3y इज इक्वल टू 17 में से क्या हो जाएगा, ये 2x घट जाएगा, फिर इसको चलाएंगे तो y बराबर, यहाँ y बराबर 17 माइनस 2x, अब बाटा क्या हो जाएगा 3। ऐसे करके समीकरण 2 में y की जगह में इतना रख सकते थे, तो x का मान निकलेगा, फिर x का मान समीकरण रखिएगा तो y का मान निकलेगा। तो इजी है एकदम, बिल्कुल आसान है, आपको जो अच्छा लगे ऐसे कर देना है, बिल्कुल इजी मेथड है ये, विलोपन विधि और ये प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए x का मान निकाले, सबसे पहले अब इसका मान समीकरण नेक्स्ट में रखे, सब्स्टिट्यूट किए ना, प्रतिस्थापित किए, इसीलिए इस विधि का नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि। तो ये विधि भी बिल्कुल आसान है। चलिए आइए तीसरी विधि को भी देखते हैं। चलिए हम देखते हैं थर्ड मेथड को, बृहज्गुणन विधि से कैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं। दरअसल जो पहली विधि थी और जो दूसरी विधि थी, मतलब विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ये कंसेप्ट पर आधारित विधियां थी, ठीक है। लेकिन ये जो बृहज्गुणन विधि है, ये एक एज ए फार्मूला के फॉर्म में है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है, दैट्स लाइक ये है बृहज्गुणन विधि। मतलब ये एक फार्मूला होता है और इस फार्मूला को याद करना पड़ेगा। फार्मूला याद नहीं होगा आप उसको बना नहीं सकते। अगर ये याद रहेगा तो बिल्कुल कम समय में आप इजीली समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ये बृहज्गुणन विधि बनाने का फार्मूला क्या होता है। आप देखिएगा इस फार्मूला को हम ऐसे हिसाब से बताएंगे कि आपको थोड़ा सा भी हार्ड नहीं लगेगा, और ऐसे ही आपके दिमाग में हमेशा के लिए ही सेट हो जाएगा। आपको सबसे अच्छा यही विधि लगेगी, मतलब प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि से भी अच्छा ये विधि लगेगी। फार्मूला चूंकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बना ही नहीं रहेगा, प्रेशर भी देने की आवश्यकता नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा मेंशन करने की आवश्यकता है कि जो युगपत समीकरण है और उनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पर मेंशन करने की आवश्यकता है। मतलब ये हुआ कि a1x
प्लस b1y अब प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। चलिए ये है a2x प्लस b2y अब प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण आपका क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, अब ये a1 हुआ, a2 हुआ, b1 हुआ, b2 हुआ, c1 हुआ, c2 हुआ। अब देखिए जो ब्रजगुणन विधि है इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कोई मुद्दा नहीं है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कैसे हम बनाएंगे, तो इसका जो फॉर्मूला है देखिए कैसे हम डिडक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ना यहाँ पे x रख देना है और ऐसे करना है, फिर यहाँ पे y रखना है और ऐसे एक बाटा खींचना है थोड़ा बड़ा सा, फिर यहाँ पे 1 रखना है और ऐसे खींचना है। ओके, अब आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। आपको रखना ये है BC CA AB, ऐसे ही याद रखना है BC CA AB, BC CA AB। आप 2-3 बार कंटिन्यूअस रट लीजिएगा, कंटिन्यूअस 2-3 दिन रट लीजिएगा ना, कंफर्म ही हो जाएगा। BC CA AB, BC CA AB, BC CA AB ऐसे हो जाएगा। तो BC CA AB मतलब BC के लिए x होगा, CA के लिए y होगा, AB के लिए होगा, तो लिखेंगे BC माइनस BC। यहाँ दोनों माइनस में BC ही रहेगा। यहाँ पर CA माइनस CA, यहाँ पर हो जाएगा AB माइनस AB। ओके, BC CA AB आप ऐसे इसको मेंशन करेंगे। ये पॉइंटेबल थिंक है, इसको याद रखने की आवश्यकता है। BC CA AB, BC CA AB ऐसे करना है। तो BC माइनस BC, CA माइनस CA और AB माइनस AB। अब और देखना है यहाँ पर 1 2 2 1 ऐसे सब में 1 2 2 1 1 2 2 ऐसे आपको मेंशन कर लेना है। BC CA AB क्या कर लेना है, BC CA AB 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 मतलब 12 21 12 21 करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 लिखा गया, फिर 21 12 21 12 21। आप इजीली इस फार्मूला को याद कर सकते हैं। सबसे पहले x लिखना है, y लिखना है, 1 लिखना है, BC CA AB, BC CA AB, BC CA AB, तो 12 21 12 21 12 21 और ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। बस इसी फार्मूला को याद रखिए और यही बरजगुणन विधि है, दूसरा कुछ नहीं। यही फार्मूला बरजगुणन विधि कहलाता है और इसी से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखने वाली ही बात है कि इसमें जो भी हम मेंशन किए हैं सबका सब कोएफिशिएंट्स ही है, सबका सब गुणांकी है। इसलिए इसमें बच्चे गलती मालूम क्या करते हैं, साइन को लेकर के माइनस प्लस में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। इसलिए थोड़ा सा सिंसियर होइएगा, जहाँ भी माइनस आएगा वहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रेकअप होना है और देख लेना है कि इसमें क्या कैसा कैलकुलेशन होगा, नहीं तो क्वेश्चन वहीं से गड़बड़ हो जाएगा। तो आइए इस विधि के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले जो समीकरण दिए गए हैं, मतलब गिवन इक्वेशंस जो हैं, आपका ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। यहीं पर लिख देते हैं 4x प्लस 5p इज इक्वल टू 31, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा A1 A2 लिखेंगे, फिर B1 B2 लिखेंगे, फिर C1 C2 लिखेंगे। अब देखेंगे ये तो क्वेश्चन, ये समीकरण में जो है ये C वाला टर्म जो है अचर पद, ये बराबर के इस साइड में है, तो आप बराबर के इस साइड में भी इसको कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई मुद्दा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ना सर ऐसे कर दिया जाए तो कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पर हम 17 लिख करके 0 कर देते, क्योंकि प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। उसी तरह ये -31 यहाँ पे हो जाएगा, तो लिख देते हैं -31 इज इक्वल टू 0, कोई मुद्दा नहीं है। अब देखिएगा A1 आपका 2 है, उसी तरह B1 कितना है आपका 3 है, C1 कितना है -17। अब देखिएगा आपका क्या है, ये 4 जो है A2 है, उसके बाद ये 5 क्या है, 5 क्या है आपका B2 है, और ये C2 क्या है आपका -31। ऐसे क्वेश्चन को अब आप सॉल्व करिएगा। तो देखना है कैसे बनाइएगा। अब बृहज्गुणन सूत्र बोल सकते हैं इसको, सूत्र का प्रयोग करने पर, ठीक है। तो जब प्रयोग करिएगा इसका, तो सबसे पहले देखिएगा क्या होगा।
ये तीनों को आप एक साथ लेकर के चल सकते हैं, तीनों को एक साथ लेकर के चल सकते हैं, डायरेक्ट तीनों को लेकर के चलिए, कोई मुद्दा नहीं है। या नहीं तो आप एक बार इसको लेके चलिए, फिर इसको लेके चलिए। मतलब x का मान निकलना है तो इसको और इसको लेना है, y का मान निकलना है तो इसको और इसको लेना है। मतलब ये 1/e वाला टर्म ये दोनों में कॉमन ही रहेगा, तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, आप ले करके चल सकते हैं। आपको ये थोड़ा सा हार्ड लगता है तो आप डिस्क्रीट लेके चलिए। मतलब सबसे पहले x का मान निकाल लीजिए, उसके बाद y का मान निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से पहले इसको मान निकाल लीजिए। तो चलिए आइए बनाते हैं। तो x बाई b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1। ओके, ये मैंने ये वाला लिया, फिर ये वाला लिया। x का मान निकालना है तो ये वाला लेना है और ये वाला लेना है। जब y का मान निकालिएगा तो ये y का टर्म लीजिएगा और ये लीजिएगा। यूँ समझो कि जो 1/a1b2 माइनस a2b1 है ये कॉमन होगा दोनों में। अब बस यहाँ पे मान रखिएगा, समीकरण आपका सॉल्व हो जाएगा। तो x अपनी जगह पे रहेगा। b1 का मान कितना है यहाँ पर देखिएगा, तो b1 का मान है 3, तो 3 रखिए यहाँ पे। इसको ब्रैकेट में भी चेंज कर सकते हैं, कोई मुद्दा नहीं है। ब्रैकेट में रखिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि माइनस वगैरह ये आएगा तो दिक्कत नहीं होगा कैलकुलेशन करने में। उसके बाद C2 कहाँ पे है, तो C2 देखिए यहाँ पर आ गया, तो C2 को रखिए -31। चलिए अब देखिएगा माइनस है। अब B2 कहाँ पे है, तो B2 है 5 है, इंटू C1 कहाँ पे है, तो C1 है -17। चलिए ये हो गया। अब चलिए इसको लिखते हैं। तो a1 का मान कितना है यहाँ पे, a1 का 2 है, इंटू b2 कितना है आपका 5 है, माइनस a2 कितना है आपका 4 है, इंटू b1 कितना है आपका 3 है। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, एक स्टेप यहाँ पर हम नीचे बढ़ा लेते हैं। तो x/y गुना करिएगा तो 31 तिया कितना हो जाएगा 93, -93 हो जाएगा। देखिएगा 3 एकम 3, 3 3 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 17×5 = 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। चलिए 1/, ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये -12 हो जाएगा। चलिए इसी को हम यहाँ पे बनाते हैं। फार्मूला आपके सामने है, दिक्कत नहीं होगा। इसको यहाँ बनाते हैं। तो ये x/y कितना हो जाएगा, ये -93 है और ये 85 घटेगा तो कितना हो जाएगा -8। होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी, क्योंकि 85 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। बाई 1/, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो -2x इज इक्वल टू -8 होगा। सो x इज इक्वल टू -8/-2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपका मान ऐसे x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब चलिए हम y के मान निकालने के लिए हम काम कैसे करेंगे। चलिए तो y के मान निकालने के लिए अब किसका हेल्प लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका, लिखिएगा y के मान के लिए तो लिखेंगे y/c1a2 माइनस c2a1, ओके, बाई 1/a1b2 माइनस a2b1। चलिए इसका मान हम फिर से रखते हैं। y/c1 का वैल्यू कितना है आपका -17 है, तो -17 मैंने रख दिया। a2 का मान कितना है आपका, a2 का मान 4 है तो यहाँ पर 4 रख दिया। माइनस है c2 का मान कितना है -31 है तो यहाँ मैंने रख दिया। उसके बाद a1 का मान 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया। अब इसका मान रखने की आवश्यकता नहीं है, अभी जस्ट हम लोग बनाए थे तो इसका मान आया था a1/-2 आया था ना। अब वीडियो को पॉज करके पीछे वाले साइन को देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिएगा, कैलकुलेशन करिएगा तो y/17 चौका कितना हो जाएगा 68, माइनस में ये हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 31 दूना कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 31 दूना 62 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुना होगा प्लस हो जाएगा, इस इक्वल टू 1/-2। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं। तो y/, ये y लिखा गया
वाई बाई ये कैलकुलेशन करिएगा तो माइनस हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू 1/-2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो -2y इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू -6/-2 कट करके कितना हो जाएगा 100। इसलिए हम लिख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आया था, इतना आया था, y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। मतलब हर कंडीशन में सेम आंसर ही आएगा और इसको ऐसे बनाया जा सकता है। तो बस फार्मूला आपको ये याद रखना है, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, ये BC-CA और AB, BC-CA-AB, BC-CA-AB और 12-21 12-21 12-21 याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी जो प्रक्रिया है प्रजनन विधि की समझ में आई होगी। चलिए अगली विधि को भी मेंशन कर लेते हैं। चलिए एक न्यू मेथड्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे तो ये आसानी है, यूँ समझो कि उसी में से निकाला गया एक सब मेथड है। अनुपातिक मेथड की चर्चा करेंगे, इसको कभी कभी हम तुलनात्मक मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो ये अनुपातिक विधि में कुछ नहीं होता है, बिल्कुल आसान चीज़ है, कुछ है नहीं। आपको दोनों समीकरण लेकर के चलना है और दोनों समीकरण से फाइनली या तो x का वैल्यू निकालना है या तो y का वैल्यू निकालना है। चलिए हम बनाते चलते हैं, समझाते चलते हैं, आपको पूरी तरह ये समझ में आएगी विधि, अनुपातिक विधि। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट है, सेकेंड है, तो देखेंगे समीकरण पहले समीकरण 1 ले चलते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2x + 3y इज इक्वल टू 17। अब क्या करेंगे यहाँ 2x बराबर कितना हो जाएगा 17 - 3y, ये समीकरण आपको थर्ड मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे यहाँ पे 4x + 5y इज इक्वल टू 31। तो यहाँ पे आप क्या मानिएगा 4x इज इक्वल टू 31 - 5y, ये समीकरण आपका 4 हो गया। अब देखिएगा इधर मतलब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में 2x आया, इधर आया सेकेंड इक्वेशन के 4x आया। अब क्या करते हैं, देखिए इधर केवल x वाला टर्म बचा, मतलब x वेरिएबल वाला, या आप y वाला भी रख सकते थे, कोई मुद्दा नहीं है। तो अब क्या करेंगे ना, समीकरण 3 में समीकरण 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि x और x क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसका एक रेशियो बचेगा और रेशियो के फॉर्म में इसका आंसर बिल्कुल इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम बनाते हैं या यहाँ पे ही बनाते हैं, देखिएगा समीकरण 3 में 4 से भाग देने पर, ओके, तो कैसे बनाएंगे, तो ये है आपका 2x है प्लस 2x है। अब इसमें हम भाग देंगे किससे 4x से, क्योंकि भाग इक्वेशन में भाग देने का रूल है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड से ही भाग देंगे, जबकि राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड से ही भाग देंगे। तो 2x में मैंने किससे भाग दिया, समीकरण दूसरे के 4x से। उसी तरह यहाँ पे है फर्स्ट का 17 - 3y। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे किससे 31 - 5y, ओके। तो देखिएगा अब कैलकुलेट करिएगा तो ये पूरा कटेगा और ये 1 होगा, ये 2 होगा, मतलब 1/2 के फॉर्म में बचेगा ये। तो 17 - 3y बाई 30 - 5y, इसको कैलकुलेट करिएगा ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, तो 2 से गुना करिएगा तो 17 दूना 34 हो जाएगा और -17 51 हो जाएगा। उसी तरह इसको गुना करिएगा तो 31 - 5y हो जाएगा। आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई मुद्दा नहीं है। अब चलिए ये माइनस सॉरी कितना ये यहाँ पे 17 दूना 34 और 3 दूना 6y होगा, सॉरी 6y होगा, 6y होगा, 17 दूना 34 और 3 दूना 6y होगा। अब ये -6y और ये आएगा -y, इधर आएगा तो +5y हो जाएगा इज इक्वल टू 31 और ये जाएगा तो -34 हो जाएगा। तो हो गया माइनस आपका y हो जाएगा और ये हो जाएगा -3, दैट मीन x इज इक्वल टू -3, या इसको आप कटा सकते हैं -3 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर रखते हैं, दिखाई देगा ना यहाँ पे, तो y का मान या यहीं पर रखते हैं, y का मान
समीकरण एक में ही रख लेते हैं, एक में रखने पर एक में रखिएगा। समीकरण एक है आपका 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17, कितना है 17 है। तो 2x अपने जगह पर रहेगा प्लस 3y, तो 3 3 9, इसमें से 8 के 9 माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर ये 8 होगा, इसलिए x बराबर 8/2 कैंसिल होकर 4 हो जाएगा। दैट मीन ये हुआ कि आपका अतः लिख सकते हैं x बराबर 4 हो गया और y बराबर 3 हो गया, और ये अनुपातिक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आसान एक मेथड है, आप इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं, किसी भी विधि को इस विधि से बना सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन की इस तरह बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा ये विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, जिसको दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है ब्रजगुणन विधि, चौथा ये आपका अनुपातिक विधि। वीडियो लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में हम ये जो ग्राफीय विधि है या जिसको हम ज्यामितीय विधि कहते हैं या आलेखीय विधि, उसकी सहायता से हम समीकरणों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उस तरह के क्वेश्चंस हर साल मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी जो मेथड्स हैं, विधियां हैं, समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप में शेयर भी करिए। नमस्कार, धन्यवाद।